जब पहले चुनावी चंदा लेने का तरीका गलत हुआ करता था तो नरेंद्र मोदी ने साल 2004 में अपने पूरे चुनावी कैंपेन में कहीं पर भी एक भी जगह पर यह भाषण क्यों नहीं दिया कि वो चुनावी चंदे की व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं। कारण जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था में भी उनको सबसे ज्यादा डोनेशन आता था, इसलिए उन्होंने कभी भी उस पुरानी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन आज खुद की चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, और बीजेपी बड़े फक्र से छाती चौड़ी करके कहती है कि हम तो काले धन से लड़ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बाद से भाजपा का पूरा सच सामने आ चुका है। उस पर पर्दा डालने के लिए अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता और भाजपा का पूरा एक सिस्टम आम लोगों के दिमाग में कुछ चीजें डालना चाहता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो काला धन रोकने के लिए लाए गए थे, और दूसरा यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी तो चंदा मिला है, लेकिन चूंकि भाजपा के सांसद ज्यादा हैं, उनके विधायक ज्यादा हैं, उनकी सरकारें ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा चंदा मिला। और तीसरा ये कि पहले की सरकारें भी तो ऐसे ही चंदा इकट्ठा किया करती थी। जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने भी यह किया, उनको भी उद्योगपति चंदा दिया करते थे। और आखिरी सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि पहले वाली सरकारों में भी तो सारा पैसा कैश में चंदे के रूप में आता था। उस वक्त यह पता ही नहीं चलता था कि किसने कितना पैसा दिया। कम से कम इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से नाम तो उजागर हो रहे हैं। यह तर्क इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको पहले तो यह लगे कि पहले वाला सिस्टम खराब था और उसे और बेहतर बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स भाजपा के द्वारा लाए गए। दूसरा यह तर्क इसलिए भी दिए जा रहे हैं ताकि आप विपक्ष को ही बुरा मानने लगें और यह कहने लगें कि ऐसा तो सब पार्टियां करती हैं, सारी सरकारें करती हैं। इससे यह होगा कि जो भाजपा के वसूली रैकेट पर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, आपका वो ध्यान कहीं किसी और मुद्दे पर भटक जाए और आप पुरानी चीजों को, पुरानी सरकारों को ही बुरा मानने लगें और आप उन सब को गालियां देने लगें और भाजपा बच जाए। लेकिन अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो घपला किया गया है, उन्होंने वह तो किया ही है, लेकिन वे उसे मैनेज कैसे करते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए पहले आप अमित शाह जी का यह वीडियो देखिए, यह इंटरव्यू देखिए। सेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। सवाल यह है कि अगर आपने फायदा नहीं लिया है तो यह बताइए कि चंदा देने वाली कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां वही कंपनियां क्यों हैं जिन पर ईडी के छापे पड़े और वो ही अचानक से चुनावी चंदा देने क्यों लग गई। ऐसी 14 कंपनियां हैं जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और वह चंदा देने लग गई। इन 14 कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया है। ऐसी 7 फार्मा कंपनियां हैं जो ड्रग टेस्ट में फेल हुई और चुनावी चंदा देने लगती हैं। और चुनावी चंदा देने में वही कंपनियां क्यों हैं जिन्होंने आज तक कभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दिया और उस चंदे को देने के बाद वो सीबीआई और ईडी की जांच से भी मुक्त हो गए और उन्हें करोड़ों का सरकारी ठेका भी मिल गया। अगर इन कंपनियों से भाजपा ने चंदा नहीं लिया तो चुपचाप चंदे की लिस्ट क्यों नहीं दे रही आपकी पार्टी? आपकी पार्टी है क्यों कह रही है कि चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में दानदाताओं के नाम लिखना जरूरी नहीं था या अनिवार्य नहीं था, इसलिए तुमने दानदाताओं का नाम नहीं लिखा। किसे मूर्ख बना रहे हो आप? अब बच्चों जैसे झूठ छुपा रहे हो। कोई कंपनी हजार करोड़ रुपए दान दे रही है आपको, कोई 500 करोड़ रुपए दान दे रही है और आपको यह पता ही नहीं कि यह हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो कंपनियां आपको आपके हाथ में पकड़ा रही हैं वे कौन है। आपको यह पता ही नहीं कि यह जो 6000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा आपको मिला है वह किसका पैसा है और आप कह रहे हैं कि हमने तो फायदा नहीं लिया। गजब चल रहा है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं।
टीएमसी को 1600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो। एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई। यहाँ अमित शाह बड़ी चालाकी से आंकड़ों का माया जाल बता गए। पहले बेसिक बात तो यही समझनी चाहिए कि चुनावी चंदा चुनाव लड़ने के लिए मिलता है और चुनाव में दोनों ओर के लोग लड़ते हैं। हर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है, यह नहीं कि भाजपा का ही खड़ा हो रहा है। और यह कोई सांसद निधि या विधायक निधि नहीं है, यह कोई फंड अलॉटमेंट भी नहीं है कि जीते हुए सांसदों के हिसाब से मिलेगा। और दूसरी बात, इसी लॉजिक पर जाएं कि सांसदों की संख्या के हिसाब से ही चुनावी फंड मिलता है, तो दो सवालों के जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा गृह मंत्री जी। पहला सवाल कि 2009 में भाजपा के सांसद ज्यादा थे या कांग्रेस के ज्यादा थे, और इसी तरह 2014 का जो लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे थे, उस वक्त बीजेपी के सांसद ज्यादा थे या कांग्रेस के ज्यादा थे। मैं बता दूं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 138 सीट मिली थी और कांग्रेस को 145 सीट मिली थी। इस लॉजिक के हिसाब से 2009 का इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस को ज्यादा चुनावी फंड मिलना चाहिए था और ऊपर से कांग्रेस तो सरकार में भी थी, तो चंदा भी कांग्रेस को ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन आपको पता है, जब 2009 का चुनाव होने जा रहा था तो सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को मिला? भाजपा को मिला। 2009 और 10 में जहां कांग्रेस को 84 करोड़ का चुनावी डोनेशन मिला, वहीं भाजपा को 87 करोड़ रुपए का। लेकिन अमित शाह के लॉजिक से तो कांग्रेस को चुनावी चंदा ज्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ज्यादा थे और कांग्रेस सरकार में भी थी। 2009 वाले चुनावों में भाजपा को मात्र 116 सीटें आई, वहीं कांग्रेस को 206 सीटें आई। मतलब साफ है कि कांग्रेस की भाजपा से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोकसभा सीट थी और इससे कांग्रेस सरकार में आ चुकी थी। इस हिसाब से तो 2014 में भी चुनाव होने जा रहा था, उस साल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलना चाहिए था। सांसदों की संख्या के हिसाब से तो कांग्रेस को भाजपा से डबल चुनावी चंदा मिलना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सत्ताधारी दल की जगह विपक्षी दल यानी कि भाजपा को 2009 की तरह ही 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा चुनावी डोनेशन मिला और इस बार तो कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा चुनावी चंदा मिला। जहां 2014 और 15 में कांग्रेस को मात्र 141 करोड़ चुनावी चंदा मिला, वहीं भाजपा को 437 करोड़ चुनाव का चंदा आया। अब आम आदमी जो बेचारा इन 2009 लोकसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े नहीं जानता होगा, उसे तो लगेगा कि अमित शाह जी का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। अरे भाई, भाजपा के सांसद ज्यादा हैं इसलिए भाजपा को चंदा ज्यादा मिलेगा, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि चुनावी चंदा कोई आवंटन नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम। चुनाव में भाजपा का भी एक ही उम्मीदवार उतरता है और विपक्षी दल का भी एक ही उम्मीदवार उतरता है और कांग्रेस का भी एक ही उम्मीदवार उतरता है। असली सवाल यह नहीं कि किसको चंदा ज्यादा मिला। आप उद्योगपतियों के साथ मिलकर उनका एजेंडा चलाएंगे तो आपको फंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन भाजपा को कितने हजार करोड़ का चंदा मिला इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वह पारदर्शी तरीके से ले, ईमानदारी का पैसा ले, तो हमें इससे कतई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस व्यक्ति से कितना चंदा ले रही है। लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 84 लाख रुपए था और वह 185 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर चुनावी चंदा दे रही है।
कहां 2 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट और कहां 185 करोड़ रुपए का दान। आपको नहीं लगता कि यह पैसा कहीं गड़बड़ का पैसा है? आपको नहीं लगता कि यह भ्रष्टाचार और काले धन का पैसा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सफेद करके चला दिया गया है? एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए का है और उसने चुनावी चंदा कितना दिया? 410 करोड़ रुपए। आखिर 1 रुपया कमाने वाली कंपनी 4 रुपए कैसे दान कर देगी, और वह भी सिर्फ चुनाव के लिए? कोई हलवा है क्या जो कोई जितना चाहे उतना मार दो? या फिर शेल कंपनियां या फेक कंपनियों के माध्यम से पैसा चुनाव में तो नहीं लगाया जा रहा? यह कौन जांच करेगा? अगर काला धन खत्म करना है तो इसकी जांच करो भाई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस को कितने फंड मिले या भाजपा को कितना ज्यादा गुना चंदा मिला, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि एक अस्पताल ने 162 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एक अस्पताल 162 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद कर दान कर रहा है और कहीं किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक कंपनी 10 दिन पहले करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है और उसे 10 दिन के भीतर करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण मंजूरी मिल जाती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक कंपनी 140 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदती है और उसके कुछ दिन बाद ही उस कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए की सड़क बनाने का ठेका दे दिया जाता है। उस कंपनी को कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जैसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, जबकि ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी ने यह कहा है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सी अनियमितताएं हैं और इस कंपनी ने सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि अमित शाह जी आपको कितने पैसे मिले, कितना चुनावी चंदा मिला, लेकिन अगर चुनावी चंदे के बदले सरकारी ठेके बेचे जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वह सरकारी पैसा हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से चलता है। हमारे टैक्स का एक एक पैसा उन रुपयों में लगा हुआ है। आप प्राइवेट कंपनियों से करोड़ों रुपए लेकर टैक्स पेयर के पैसे को लूटने के लिए कंपनियों को खुला छोड़ देते हैं और कहते हो कि मैं तो प्रो डाटा दे रहा हूं। अरे यह बताइए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इलीगल कहकर बंद ना करता तो आप कितना डाटा दे रहे होते? कितनों को पता चल पाता मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में? कितनों को पता चलता कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की एक अकेली कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे के बॉन्ड आपको दिए, किसी भी पार्टी को दिए या आपको दिए? हो सकता है डीएमके को दिए हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को दिए हो या फिर आम आदमी पार्टी को, पर आप जांच तो करवाइए ना। आप तो स्कीम ही ऐसी लेकर आए हैं कि इस देश के नागरिक यह जान ही ना पाए कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया, और आप तो इस जानकारी को आरटीआई के दायरे से बाहर भी रखना चाहते हैं। ना आप बताते हैं कि अमित शाह कि ये चंदा आपको किस किसने दिया, और ना ही लोगों को ये जानने का हक आपने आरटीआई के माध्यम से दिया कि आपको किस किस औद्योगिक घराने ने चंदा दिया। देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे ऐसा उनको डर था, हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं इतना डर था। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर पूरा जवाब दूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने साल 2009 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त भी चुनावी फंडिंग पर सवाल उठाया था? क्या आपने 2014 के चुनाव के वक्त भी चुनावी फंडिंग के सिस्टम पर सवाल उठाया था? नहीं। कारण यह है कि सबसे अधिक चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही आता रहा। साल 2014 और 15 के चुनाव वाले साल में कांग्रेस को मात्र 141 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग हुई और उस वक्त बीजेपी को 437 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। साल 2009 के लोकसभा चुनाव वाले साल में भी जहां कांग्रेस को मात्र 84 करोड़ मिले, उस टाइम भी भाजपा को 87 करोड़ मिले। और साल 2004 वाले चुनावी साल में भी जहां कांग्रेस को मात्र 32 करोड़ मिले, वहीं भाजपा को 33 करोड़ का डोनेशन आया। इसलिए आपने और आपकी पार्टी भाजपा ने 2024 से पहले, जब आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का चोरी पकड़ा गया था, उससे पहले कभी भी चुनावी फंडिंग पर सवाल नहीं उठाया। ना 2014 के चुनाव के वक्त उठाया, ना 2009 के वक्त उठाया, ना 2004 के वक्त उठाया, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को ही आता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त भी भाजपा को ज्यादा चुनावी फंड आता था, और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा चंदा ले रही थी।
और हर साल हर चुनाव में अगर पहले वाला सिस्टम खराब होता तो सत्ताधारी कांग्रेस को फंड ज्यादा आता। अगर पहले वाला चुनावी डोनेशन का सिस्टम खराब था तो वाजपेयी वाली भाजपा सरकार उसे बदलती। मनमोहन सिंह तो उसी व्यवस्था को चला रहे थे जो वाजपेयी सरकार के वक्त भी चल रही थी, और आप पूरे 5 साल सत्ता में भी रहे, यानी वाजपेयी रहे, और उन्होंने कभी उस व्यवस्था को नहीं बदला। अगर पुरानी व्यवस्था के लिए मनमोहन सिंह दोषी हैं तो उससे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी भी दोषी हैं। फिर भाजपा भी दोषी है। उल्टा मनमोहन सिंह तो आकर उस पूरी व्यवस्था को और भी ज्यादा सुधारने और पारदर्शी करने की कोशिश कर रहे थे। वे मनमोहन सिंह थे जो साल 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लेकर आए, और इस स्कीम में यह प्रावधान था कि अगर किसी कंपनी या कंपनियों को चुनावी चंदा देना है तो वह एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट को पैसा देंगे। यह ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देगा और इसकी एक एक जानकारी, किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, किस तारीख को दिया, इसका पैन कार्ड नंबर क्या है, उन सब का एड्रेस क्या है, इन सब की जानकारी सालाना रूप से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। यह मनमोहन सिंह व्यवस्था लेकर आए थे। अब मुझे बताइए कि आप किस किस पार्टी के चुनावी चंदे की जानकारी लेना चाहते हैं। आप सिर्फ 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगाइए और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप जी चाहे मन चाहे जिस पार्टी का चुनावी चंदा देखना चाहे मनमोहन सिंह के समय का, आप डाटा निकाल सकते हैं। दर्शकों, आप खुद ही बताइए कि क्या यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में पॉसिबल है कि आप सभी जानकारियां इंटरनेट पर प्राप्त कर सकें। अगर इस देश के नागरिकों को जो वोट देते हैं और जिससे आप टैक्स लेते हैं, अगर उनमें से कोई आम आदमी है जानना चाहे भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी ठेकों के बदले चुनावी चंदे दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता का पैसा मारकर चुनावी चंदा वसूल किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के करप्शन के, भ्रष्टाचार के चार्ज छुपाने के बदले में चुनावी चंदा लूटा जा रहा है, तो वह कैसे जान पाएगा। आपने तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत यह पूरी व्यवस्था बनाई हुई है कि यह पता ही ना चल सके कि कौन कंपनी कितना चंदा दे रही है, किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रही है। जब पहले चुनावी चंदा लेने का तरीका गलत हुआ करता था तो नरेंद्र मोदी ने साल 2004 में अपने पूरे चुनावी कैंपेन में कहीं पर भी एक भी जगह पर यह भाषण क्यों नहीं दिया कि वो चुनावी चंदे की व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं। कारण जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था में भी उनको सबसे ज्यादा डोनेशन आता था, इसलिए उन्होंने कभी भी उस पुरानी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन आज खुद की चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, और बीजेपी बड़े फक्र से छाती चौड़ी करके कहती है कि हम तो काले धन से लड़ रहे हैं। ना तो आप काला धन लूट कर ले जाने वाले उन लोगों की लिस्ट ही जनता के सामने ला पाए जो कि अपना काला धन स्विस बैंक में छुपाते हैं, और ना ही आप देश में जिन लोगों ने काला धन छुपा रखा है उन्हें ही पकड़ पा रहे हैं। आप तो सिर्फ बस ईडी और सीबीआई से अपोजिशन पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। दर्शकों, सोचिएगा जरूर इस हमारी रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के बारे में। अपने विवेक से काम लीजिए। 2024 में आप किसे चुनना चाहते हैं। दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ, खास एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।